तो क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं आज 12 बायोलॉजी लेसन नंबर कौन 5 है ना। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल सामूहिक में जी पढ़े थे कि जब एक समान दोनों जीन होते हैं उसको कहते हैं सामूहिक। एल भी पढ़े थे। आज हम आपको बताना चाहते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप हम इसके बारे में तनी जिक्र करें। आप कहेंगे सुनो कि जब कोई दो जीव हैं, दो क्या हैं जीव हैं, दोनों जीवों के बीच में संकरण कराने के बाद F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देता है उसी को हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं या लक्षण प्रारूप कहते हैं। उसका हमारा लक्षण प्रारूप जो होता है ना, जो वस्तु है उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका आकृति कैसा है, इसके बारे में क्या करता है लक्षण प्रारूप बताता है। तो माँ सांवला है, पिताजी गोरे हैं तो पुत्र बहुत गोरे होता है, तो गोरा हुआ चाहे काला हुआ इसको लक्षण प्रारूप बताता है और इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। समझी कि हमारे दो जीवों के बीच में विपरीत लक्षण, हमारे दो जीवों के बीच में संकरण कराने के बाद जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसी को लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप में जो जीव है उसका आकार आकृति के बारे में हमें पता चलता है। थोड़ा सा लिख लो। देखो इसमें जीव के आकार आकृति रूप और रंग के बारे में पता चलता है। पता चलता है। जरूर आप याद रखेंगे वस्तु का रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग के बारे में पता चलता है, जिसको हम लोग लक्षण प्रारूप कहते हैं। एक होता है जीन प्रारूप जिसको आप जीनोटाइप कहते हैं। अच्छा याद करो, जीन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि जीन प्रारूप क्या होता है तो देखो जीन के बारे में बताता है तो उसको जीन प्रारूप कहता है। जैसे दोनों कैपिटल टी हैं कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, कि दोनों स्मॉल टी हैं, दोनों कैपिटल आर हैं, कि एक कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कि दोनों स्मॉल आर हैं। इसके बारे में जो विस्तार रूप से बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जीन प्रारूप कहते हैं। याद है ना आपको कि लंबा अगर लेते हैं कैपिटल आर आर, एक बौना लेते हैं स्मॉल आर आर, उसके बीच में जब जनन कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आता है। तो सिंपल सी बात है, जब जीनों के बारे में, जीन की संरचना के बारे में जो बताता है उसको हम लोग जीन प्रारूप कहते हैं। आपको याद होगा कि हम काउंटिंग करते थे कि कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी कितने हैं, जब इसको काउंट करके लिखते थे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जीन प्रारूप कहते हैं। तो लिख लो जीन प्रारूप में लिख लो कि जब जीन के संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होता है तो इसे जीन प्रारूप कहते हैं। तो इसे जीन प्रारूप कहते हैं। अच्छा एक सब आपको याद होना चाहिए मौजवानी, कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दोनों स्मॉल टी कितने, इसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है। इसका अनुपात कितना आ रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप तो लक्षण प्रारूप याद, जीन प्रारूप याद, तुम लोग सब यादें हो जाता होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं F1 पीढ़ी। सब आपको याद होना चाहिए कि
जीव के जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा आकार, आकृति, उसका रंग रूप, उसको लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप में जीन की जो संरचना होती है, जो जानकारी प्राप्त होती है, उसे जीन प्रारूप हम लोग कहते हैं। कैपिटल टी, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये सब याद होगा। अब लिख लो F1 पीढ़ी प्राप्त है। मिटाए इसको, निकाला गया, मिटाए। आइए अब बढ़िया से तन देखते हैं F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन अंग्रेजी में कहता है। अच्छा, आपको याद है, कोई आपसे पूछे आराम से कि F1 पीढ़ी का होता है तो इसके बारे में आपको याद है? जो संतान जिस पीढ़ी में प्राप्त होता है उसके F1 पीढ़ी। अरे हम हुए ना, आपके बचेगा होगा, हम हुए, हमारी पत्नी हुई, तो एगो ही पीढ़ी हो गया। इन दोनों के बीच में हम लोग संकरण किए तो जो पैदा हुआ, जो ना पीढ़ी में पैदा होगा उसको F1 पीढ़ी। बस समझे, माने दो जनकों के बीच में संकरण कराने के बाद संतान जिस पीढ़ी में प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? पहले को पढ़ा। लेकिन आज दो विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण कराने के बाद जिस पीढ़ी में जीव का निर्माण होता है या जीव का उत्पत्ति होती है, उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ उदाहरण में आप देख सकते हैं, कैपिटल R R, स्मॉल r स्मॉल r, और यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल। तो इसी पीढ़ी को हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। F1 सिंपल सी बात आपकी है कि कैपिटल R है, दोनों स्मॉल r है, दोनों के बीच में संकलन कराएंगे तो जो संतान होगा जिस पीढ़ी में प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी कहते हैं। कभी भूलिएगा मत इसको, सिंपल सी बात। संकलन कराइए, जो जीव जिस पीढ़ी में उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। याद करो, ये दो जनक हैं, एक प्रभावी लक्षण है, वह प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण ये मान लो लाल पुष्प है और ये सफ़ेद पुष्प है। हमने दोनों के बीच में संकरण कराया तो हमारे पास लाल पुष्प प्राप्त हुआ। तो लाल पुष्प जो है ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे। देखो, जन्म के बाद दोनों प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों के बीच में हमने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में हमें लाल पुष्प प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, एकदम नीचे तो लाल प्राप्त होंगे, या तो लाल होंगे, हाँ तो प्रभावी होता है ना। अभी आ ही रहा है, इसके बाद सब लाल ही होगा। अरे लंबा बौना, लंबा का प्रभावी होता है, बौना प्रभावी होता है, तो F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त होगा। चलिए, हो गया F1 पीढ़ी, ठीक है। अब आते हैं F2 पीढ़ी। मिटा दो, मिटा रहे हैं इसको। हाँ, लाल होगा, गुलाबी होगा जब अपूर्ण अप्रभाविता रहेगा तब। गुलाबी अपूर्ण अप्रभाविता माने दोनों में से कोई लक्षण दिखाई न देता। लाल होता है ज़्यादा, मंडल के पहले नियम में लाल ही दिखाया गया। जब इस नियम का पालन नहीं करेगा तब आप गुलाबी दिखाएंगे। चलिए, F2 पीढ़ी क्या होगा? याद है? आप F2 पीढ़ी के बारे में जानते हैं? F1 पीढ़ी के संतानों के बीच में स्वपरागण कराया जाता है।
क्या कराया जाता है, याद कर लेना आज। है जन F2 बानू केंगा बनेला, F1 से बनेगा केंगा बनता है। तो F1 में क्या प्राप्त होगा, कैपिटल R इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो केंगा लिखाई, हैंगा लिखाई कैपिटल R स्मॉल r, एगो कैपिटल R स्मॉल, ठीक है, यानी किनारे। अब है क्या में मल्टीप्लाई है, कैपिटल R आई कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल। तो यही से हमने क्या है, एगो चीज़ बता देता नहीं, ये जैसे निकाला जाला का चीज़, जीनोटाइप फिनोटाइप। तो अगर फिनोटाइप निकालते हो, फिनोटाइप, तो इसका अनुपात क्या होगा, कैपिटल R का होगा 1। तो नहीं, इनमें गिन के लिखा जाला कि लंबा कब होगा। अगर ये लाल दिखा रहे हैं तो दिखा दे जाएगा कि लाल पुष्प कितने हैं। तो एगो भाइयों लाल, एगो भाइयों लाल, 3 गो लाल बानो, तो 3 संबंध एगो बाना। अगर जीनोटाइप का था, क्या कहता, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में कैपिटल R देखेंगे तो 1, कैपिटल R 2 गो बार, माने ये लिख देना कैपिटल R संबंध है, कैपिटल R स्मॉल r दोनों स्मॉल r। कैपिटल R के लिए 1, कैपिटल R स्मॉल r खाती 2 और दोनों स्मॉल r खाती। तो एक संबंध है, दूसरा संबंध एक अनुपात। माने अगर आपसे कोई पूछे, नमस्ते, अगर आपसे कोई पूछे कि F2 पीढ़ी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि जब F1 पीढ़ी के बीच स्वपरागण कराते हैं तो संतान जिस पीढ़ी में प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं। तो भाई F2 पीढ़ी है, याद रख लेना ये वाला F2। थोड़ा सा लिख लो कि जब F1 पीढ़ी के मध्य उपस्थित जीवों के बीच में, जीवों के बीच में स्वपरागण किया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है। तो जीव जिस पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, जिस पीढ़ी में प्राप्त होते हैं उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। ये आपका है F1 F2 के बाद बढ़िया से देख लीजिए। F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है और इसके बीच में स्वपरागण करा रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो दोनों के बीच में जब स्वपरागण कराएंगे तब जीव हमको जिस पीढ़ी में प्राप्त होंगे उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। तो ये भाई जो कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पर लिख दिए, कैपिटल R स्मॉल r, इधर आ जाओ दिखाई देगा। एक कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिख दो। तो इसका इसमें तो कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। इसको हम लोग कहते हैं F2 पीढ़ी। देखो बायोलॉजी में ही स्टेप बाय स्टेप आप जानते रहिए। पहले तो संकरण कराएंगे तो जो संतान जिस पीढ़ी में प्राप्त होगा उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी में हम लोग स्वपरागण कराते हैं तो संतान जिस पीढ़ी में प्राप्त होता है उसको F2 पीढ़ी। तो फिनोटाइप का अनुपात तो 3 संबंध एक आता है, लंबा और बौना के बीच में, लाल और सफ़ेद के बीच में। तो लाल तो 3 हो रहे हैं ना, और सफ़ेद आपके 1 हो रहा है। लेकिन अगर जीनोटाइप है तो जीन गिन करके तब हम लोग लिखते हैं। तो एक संबंध 2 संबंध 1 आपका आ जाएगा। तो ये F2 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी की अगर बात करेगा तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, कभी मत भूलिएगा इसको। आपसे कोई पूछे क्या होता है F1 पीढ़ी, आप तुरंत बता सकते हैं। F2 पीढ़ी के बारे में पूछेगा तभी यह बता सकते हैं कि F1 पीढ़ी के बीच में जब स्वपरागण कराया जाता है तब F2 पीढ़ी में जो जीव होते हैं उसका निर्माण होता है। F2 पीढ़ी में जीनो फिनोटाइप को देख लेना है, गिन करके कि लंबा पौधे कितने हैं 3, बौने पौधे कितने 1 देख कर बता सकते हैं। और F2 पीढ़ी में भी देख रहे हैं, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं।
हो गया। F1 F2 के बारे में जान गए। अब लगाते हैं प्रभावी लक्षण के बारे में। तो पहले मिटा रहे हैं F2 पीढ़ी के बारे में। अब यहाँ से सब लोग लिखना आ जाओ। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रभावी लक्षण, डोमिनेंस कैरेक्टर। अगर आपसे मैं कहूँ कि प्रभावी डोमिनेंस कैरेक्टर प्रभावी लक्षण क्या होता है तो आप इसके बारे में क्या जवाब दे सकते हैं। तो सुनिए, जब दो विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत का मतलब एक लंबा एक बौना, जब एक विपरीत, दो मत लिखिएगा, एक विपरीत लक्षणों वाले जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण। जैसे आपने लाल पुष्प लिया, सफ़ेद पुष्प लिया, इसके बीच में आपने संकरण कराया तो आप देखेंगे F1 पीढ़ी में हमें लाल पुष्प ही प्राप्त होगा, सफ़ेद पुष्प नहीं दिखाई देगा। तो जो लाल पुष्प प्राप्त हुआ है तो उसको हम लोग प्रभावी कह देंगे। सफ़ेद दिखाई नहीं देगा तो उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी कह देंगे। या आप एक लंबा पौधा लीजिए, एक बौना पौधा लीजिए, दोनों के बीच में संकरण कराइए तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण आपको दिखाई देगा उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देगा उसे अप्रभावी लक्षण। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर लंबा पौधा आपको दिखाई देता है F1 पीढ़ी में, तो लंबा पौधा जो होगा प्रभावी होगा। बौना नहीं दिखाई देता है तो बौना पौधा क्या होगा, अप्रभावी होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आगे तो लिखते हैं, देखो, जब एक विपरीत लक्षणों वाले या दो भी कह सकते हो वाले जीवों के बीच संकरण कराने पर, संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, हम दोनों एक ही साथ लिख देते हैं। जो लक्षण दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है तो उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण। ओके, अच्छा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने प्रभावी लक्षण में देखा कि दो जनक हैं, दो जीव हैं, दोनों का विपरीत लक्षण, एक बौना एक लंबा, हमने उसको लिया, संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण आपको दिखाई देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण दिखाई नहीं देंगे उसको अप्रभावी लक्षण। एकदम निश्चित है, दोनों लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये सब बस प्रभावी का मतलब ही होता है दिखाई देना, बस से पहले। जब प्रभावी की बात करेगा तो वो आपको दिखाई देना चाहिए, जब आप प्रभावी की बात करेगा तो दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो पौधे हैं, ठीक है, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, दोनों के बीच में हमने क्या करा दिया, संकरण करा दिया। क्योंकि लंबा को हमेशा कैपिटल R लिखते हैं, बौना को स्मॉल r, और हमेशा पहला नंबर जो होगा कैपिटल वाला जो होता है प्रभावी होता है। उदाहरण में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, खैर पहले इसको लिख लें। जो बौना वाला होता है वो आपके पास अप्रभावी होता है। चलो, हमने संकलन कराया, क्रॉस कराया दोनों के बीच में, ये कैपिटल R स्मॉल, ये भी आपका लंबा पौधा ही प्राप्त होगा, लंबा पौधा ही प्राप्त होगा।
तो यहाँ लंबा प्रभावी हो गया और बौना तो दिखाई ही नहीं देता, प्रभावी हो जाए। कुछ बातें आपके रहेंगी इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी आपको हम बता देते हैं कि जब भी प्रभावी की बात करेगा, प्रभावी लक्षण में जब भी बात करेगा तो आप बोल सकते हैं लंबा भी प्रभावी है, लाल भी प्रभावी है, गोल भी प्रभावी है। लंबा पौधा कहेगा तो लंबा जब आएगा तो आप प्रभावी कहेंगे, लाल भी आएगा तभी प्रभावी कहते हैं, गोल भी आता तभी प्रभावी करते हैं। और अगर अप्रभावी की बात करेगा या अप्रभावी लक्षण की बात करेगा तो लंबा का तो उल्टा बौना हो जाएगा, लाल का उल्टा सफ़ेद हो जाएगा, गोल का उल्टा झुर्रीदार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बाद, तो जब दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो अफवन पीढ़ी, देखो यही अफवन पीढ़ी जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखना पड़ेगा प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण में ज़्यादा दिक्कत नहीं। लंबा पौधा एक ले लीजिए, एक बौना पौधा ले लीजिए, दोनों के बीच में संकरण कराएंगे तो लंबा पौधा ही अफवन पीढ़ी में बनेगा प्रभावी। बाकी एक लाल पुष्प ले लें, एक सफ़ेद पुष्प ले लें, उनके बीच में भी अगर संकरण आप कराएँ तो देखेंगे कि हमें अफवन पीढ़ी में लाल पुष्प ही प्राप्त होगा, लाल हो जाएगा प्रभावी, और सफ़ेद आपको दिखाई नहीं देगा तो प्रभावी हो जाएगा। और यदि हम लोग गोल पुष्प ले लें, गोल बीज वाला आकार का पुष्प ले लें और झुर्रीदार वाला ले लें तो देखिए गोल हमेशा दिखाई देता है अफवन पीढ़ी में, तो जो गोल दिखाई देगा वह प्रभावी हो जाएगा, जो झुर्रीदार होता है वह आपके पास और प्रभावी। तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एक संकर क्रॉस, एक मिटा दे सब। अच्छा, आप एक संकर क्रॉस कर लीजिए, दृश्य संकर क्रॉस कर लीजिए, परीक्षार्थ संकरण पढ़ लीजिए। क्रॉस का मतलब होता है संकरण, ये क्रॉस भी क्यों लिखेंगे तो समझिए कि इसकी बात हो रही है, संकरण की बात। आइए तो अब हम लोग जो जिक्र करने वाले मिटा रहे हैं सब, एक संकर क्रॉस के पास चलता है। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। और आप एक संकर क्रॉस के बारे में को बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि सुनो ध्यान से। एक संकर, संकर माने जानते ही होंगे आप, जो संतान उत्पन्न होता है उसी को संकर कहते हैं। एक संकर क्रॉस या इसी को हम लोग चाहे तो ये भी कह सकते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण भी आप इसको। तो क्या है क्रॉस, क्या कि क्रॉस का जो हिंदी शब्द होता है वो संकरण ही होता है। तो आप कहेंगे क्या होता है एक संकर क्रॉस, तो एक का मतलब होता है एक विपरीत लक्षण को ध्यान में रख करके, एक लंबा है तो एक बौना, या तो इसको एक साथ ले लीजिए, या एक गोल बीज है तो एक झुर्रीदार, या तो इसको एक साथ ले लीजिए, एक लाल है तो एक सफ़ेद, इसको एक साथ ले लीजिए। माने एक को विपरीत लक्षण लेना, अगर लाल लेंगे तो हरा लेना या सफ़ेद लेना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एक संकर क्रॉस का, तो जब एक लक्षण, जब एक विपरीत गुणों वाले लक्षण को लेकर के या एक विपरीत लक्षण को लेकर के दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो संकरण कराने के बाद, संकरण कराने के बाद अफवन पीढ़ी में संतान उत्पन्न होता है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एक संकर। माने एक में लक्षण लगने के बाद विपरीत बस। हालांकि एक संकर क्रॉस पर मेंडल का 3 नियम पढ़े हैं ना, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपविहवन का नियम। आज याद करो, मेंडल के 3 नियम है, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपविहवन का नियम। हालांकि मेंडल का पहला नियम और दूसरा नियम इसी पर आधारित है।
ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक संकर क्रॉस पर मेंडल के कौन कौन से नियम हैं। तो एक संकर क्रॉस पर मेंडल का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जो प्रथम नियम है उसका नाम है प्रभाविता का नियम, और जो द्वितीय नियम है उसका नाम है पृथक्ता का नियम। दोनों नियम मेंडल के जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो पहले हम लोग एक संकर क्रॉस को परिभाषा लिखते हैं, या इसी एक संकर क्रॉस को एक संकर संकरण भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो क्या कहोगे बताओ। जब एक संकर कहता है तो कहिए एक संकर को, एक लक्षण को ध्यान में रख करके जो संकरण कराया जाता है, तेरहवीं पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं एक संकर क्रॉस। मंडल का प्रथम नियम जिसे प्रभाविता के नियम कहते हैं, मंडल का द्वितीय नियम जिसे प्रतिकरण का नियम कहते हैं, एक संकर क्रॉस पर आधारित है। और आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर देंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर के बनने के बाद आपके जो बच्चे होंगे तो कहेंगे मेरे पतिदेव डॉक्टर, मेरे पतिदेव मेरे बाप डॉक्टर और मेरी मम्मी डॉक्टर। हाँ, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एक संकर, बस एक माने अच्छा तो नोट में जरूर लिख देना। कि मंडल का प्रथम नियम, मंडल का प्रथम नियम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रभाविता का नियम तथा मेंडल का द्वितीय नियम, इसे क्या कहते हैं? प्रतिकरण का नियम। एक संकर क्रॉस पर आधारित है, एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो मेंडल का प्रथम नियम जिसे आप प्रभाविता का नियम कहते हैं, और मेंडल का द्वितीय नियम जिसे आप प्रतिकरण का नियम कहते हैं, वह एक संकर क्रॉस पर ही आधारित है। आप इसके बनारस से जो उदाहरण है उसको भी आप पेश कर सकते हैं। लगा होता है लंबा, तो लंबा के टीटी, लंबा पौधा जो होता है प्रभावी होता है, याद है ना आपको? अभी आपने लिखा है स्मॉल टी बौना पौधा। अब बौना पौधा का होगा? अब प्रभावी होगा शर। अपराध ही हम लोग को पूरा याद हो चुका है। F1 पीढ़ी में बनेगा, F1 पीढ़ी में बनेगा, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा होगा? लंबा होगा। ठीक है, कैसा पौधा होगा? लंबा पौधा होगा। तो इस तरीके से आप मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बता सकते हैं। इसीलिए हम इसको बारे में अगर कोई पूछे एक संकर क्रॉस के बारे में, तो आपको ज़्यादा सोचने की नहीं बात है। बस एक संकर कहेगा तो एक गुण को या एक लक्षण को या एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रख करके जब इनके बीच में क्या कहता है, अच्छा एक काम करना ना, एक जोड़ा जो लिखल बा खाली एक लिख लो, जोड़ा तो नहीं काट दो, जोड़ा काट दो, काटो जोड़ा पहले के लिख लियो। वाह, ऐसा नहीं लेके चाह मेंडल का प्रथम नियम। ठीक है, शादी भी होगा तभी पिताजी को कहते ना नहीं करेंगे, पहले हम जो लिए तो इस तरीके से एक लंबा पौधा लिए, एक बौना पौधा लिए। लंबा के लिए कैपिटल टी, इसके लिए इतना। चलिए, अच्छा मान लो अगर बोर्ड में आ गया
तो तुम इसको लिख लोगे ना। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा, अब पूछेगा तो भाई के राखी बांधे खेती आगे लिखा है। चला मिटा इसको। एक लक्षण को ध्यान में रख करके संकलन करेगी, चाहे वो लंबा, चाहे बावना, चाहे वो लाल सफ़ेद, चाहे वो गोलकार झुर्रीदार, एक एक होना चाहिए। तब जौन बच्चा कह रहा भाई जो जीव बनेगा वह प्रभावी लक्षण ही दिखाएगा, लंबा ही लक्षण दिखाई देता है। जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस का। एक संकर क्रॉस भी आपको याद हो गया। अब अगर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, द्विसंकर क्रॉस। मिटा दे इसको, मिटाए। अभी मैं 2 लक्षण ले जाए का पिंटू, तुम आए बाहर आया, मिटा रहे हैं सब। द्विसंकर क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस क्या होगा कि जब सुनो ध्यान से, जब द्विसंकर क्रॉस कही तो कौन लक्षण 2, कितने 2, एक संकर में कितने 1। अब जब 2 लक्षण को, कितने लक्षण को 2 लक्षण को, जब 2 लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है तब माने तब जिस क्रिया को हम लोग द्विसंकर कहते हैं। हालांकि इसमें भी जो जीव बनता है वो प्रभावी लक्षण वाला ही बनता है, लेकिन मेंडल का जो तीसरा नियम है जिसे आप स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं, ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल का जो तृतीय नियम है जिसे आप क्या कहते हैं, द्विसंकर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं ना, ये तब का द्विसंकर। दूसरा नियम को पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम हम बोल रहे हैं। तो हूँ माना बुझाता है कि सूट के आगे हुए तो बाबा जगा के भेज दल। हाँ आइए पहले इसके बारे में लिखते हैं। जब नहा कर लेकिन 2 लक्षणों को, जब 2 लक्षणों को ध्यान में रख कर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। नोट में लिख लो, मेंडल का तृतीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम। बहुत भाग्यशाली है कि तुम इस समय पढ़ रहे हो, सुबह तक एकदम कोचिंग नहीं खुला। सुबह होता तो आपका भी छूट जाता। स्वतंत्र अपव्यवन, इसीलिए इस समय हम किया है। मंडल का है तृतीय नियम, द्विसंकर क्रॉस पर अपव्यवन आधारित है। अब सुनो, देखो कैसे संकलन कराएंगे। उदाहरण, अब इसमें 2 लक्षण आपको लेना पड़ेगा एक साथ। मान लो आपने ले लिया एक लंबा पौधा, गोलाकार, लंबा गोलाकार, ये प्रभावी होगा क्योंकि कैप्टन में जो लिखा जाता है प्रभावी होता है। आपने किसी के साथ संकलन कराया बावना, गोलाकार बता क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। लंबा के लिए स्मॉल टी, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। इसके बीच में आपने संकलन करा दिया तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी ना, पहले कैपिटल टी अपन पीढ़ी। तो इसमें जो बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैसा पैदा होगा भाई, लंबा। तो और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि द्विसंकर क्रॉस पर आधारित उपकरण है। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो इतना आप बता सकते हैं। तो बायोलॉजी बस इतना ही रहने देते हैं आप।
आ जाओ।